न्यूज़पेपर में भावेश की न्यूज छपने के बाद होटल रॉयल के ग्रैंड मास्टर शेफ मिस्टर पंकज ढोलकिया दूसरे ग्रैंड मास्टर शेफ मिस्टर अहमद नूर के पास वो न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं। पंकज जी काफी परेशान से नजर आ रहे थे। वो तुरंत ही दूसरे ग्रैंड मास्टर अहमद नूर को ये न्यूज दिखाते हैं और कहते हैं, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अहमद नूर इस न्यूज को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो कहते हैं, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? हमें 50-50 साल लग गए इस मुकाम तक पहुंचने में, पर ये कल का आया लड़का हमारी जगह लेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी पंकज जी कहते हैं, पर हम करेंगे क्या? इसे तो अंजना मैडम ने खुद नौकरी पर रखा है। अहमद नूर सोचते हैं और कहते हैं, करेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे, और ऐसा करेंगे जिससे ये हमारे सामने ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएगा। दोनों ग्रैंड मास्टर मिलकर भावेश के खिलाफ प्लान करते हैं। भावेश अभी भी परेशान है और रास्ते पर घूम रहा है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो प्रिया को अपना सच सबके सामने लाने से रोके। भावेश के मन में बस यही ख्याल चल रहा है, प्रिया को होश आते ही मेरा सच सामने आ जाएगा। शायद मुझे प्रिया को कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भावेश गुस्से में एक दीवार पर लगातार मुक्के मारने लगता है। वो दीवार चटक जाती है, उसके पत्थर टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। भावेश पूरा गुस्सा उस दीवार पर निकाल देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, भावेश। भावेश हैरानी के साथ रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है। पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने गमछे से अपना चेहरा बांधा हुआ है, बस उसकी आंखें दिख रही हैं। भावेश हैरानी के साथ उस आदमी को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है। उसकी आंखों से पहचानने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता। गमछे के पीछे कोई और नहीं, पन्नू ही है जो भावेश को खत्म करने आया है। भावेश अपनी जगह खड़ा रहता है और पन्नू भावेश की ओर बढ़ता है और पास आकर कहता है, भावेश, सुपर सिस्टम का अच्छा इस्तेमाल किया तुमने। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सुपर सिस्टम का इस्तेमाल इतने सारे फायदों के लिए भी हो सकता था। खैर, तुमने जो किया वो इतिहास में लिखा जाएगा, पर अब तुम्हें और तुम्हारे सिस्टम को इस दुनिया को टाटा बाय बाय करना होगा। भावेश ये सुनकर दंग रह जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पन्नू भावेश से कहता है, सालों से मेरा एक ही मकसद रहा है, सुपर सिस्टम को ढूंढकर उसे खत्म करना। और अब जब वो मकसद पूरा होने वाला है तो अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। और इससे पहले भावेश कुछ भी कह पाता, पन्नू अपना पैर उठाकर भावेश के सीने पर जोर से लात मारता है। वो वार इतना जोरदार होता है कि भावेश उड़ता हुआ उसी दीवार के अंदर धंस जाता है जिसे वो कुछ पल पहले तोड़ रहा था। भावेश की शक्तिशाली और लोहे से मजबूत शरीर की वजह से वो दीवार एकदम चकनाचूर हो जाती है और पूरी भावेश के ऊपर गिर जाती है। भावेश ईंटों के ढेर के नीचे दब जाता है। पन्नू ये देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ पल बाद ईंटों का ढेर हिलना शुरू करता है। ये देखकर पन्नू की मुस्कान रुक जाती है। तभी अचानक से भावेश पूरी ताकत के साथ उन ईंटों के ढेर में से बाहर आता है। उसके ऊपर का मलबा हवा में उड़ने लगता है और वो ईंटें चारों ओर उड़कर दूर तक जाती हैं। कुछ ईंटें तेजी से पन्नू के चेहरे से टकराती हैं और चूर चूर हो जाती हैं। पन्नू को झटका सा लगता है। फिर पन्नू एकदम से खून भरी लाल आंखों के साथ गुस्से से भावेश को देखता है। भावेश भी गुस्से से उसे ही देख रहा है। फिर पन्नू और भावेश एक दूसरे की ओर तेज दहाड़ के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की ओर अपना हाथ बढ़ाकर मुक्का मारने की कोशिश करते हैं। दोनों का मुक्का आपस में टकराता है और वो इतना जोरदार था कि चारों ओर तेज हवा का झोंका चलने लगता है। आसपास की जमीन कांप जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि दो विनाशकारी शक्तियां आपस में टकरा रही हों। भावेश अब तक ये तो समझ जाता है कि वो जो सामने इंसान है वो कोई आम इंसान नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर गुस्से से देखकर गुर्राते हैं। फिर भावेश पन्नू को दूसरे हाथ से मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर पन्नू अपने दूसरे हाथ से भावेश का हाथ ब्लॉक कर लेता है और फिर तुरंत ही भावेश को
उसके बेल्ट से पकड़कर हवा में उठा लेता है और फिर भावेश को पूरी ताकत के साथ दूर फेंक देता है। भावेश का सर लोहे के मोटे से सरिये से टकराता है। भावेश नीचे गिरता है। उसके सिर में बहुत जोर से चोट लग गई है। उसकी पूरी दुनिया घूमने लगती है। वो फिर किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ा होता है। उसको सामने का सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। वहीं पन्नू पूरे गुस्से में भावेश की ओर दौड़ कर जाता है और एकदम से झुककर उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और फिर तेजी से उसी दीवार में दबा देता है। भावेश के लिए ये वार असहनीय था। भावेश पूरी ताकत लगा रहा था पर पन्नू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। भावेश ने तुरंत ही अपने सिस्टम से मदद मांगने की कोशिश की। सिस्टम कुछ करो, सिस्टम कुछ करो। पर सिस्टम की ओर से कोई जवाब नहीं आता और इससे पहले भावेश और कुछ बोल पाता, पन्नू भावेश के चेहरे पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक जोरदार मुक्के भावेश के चेहरे पर लगते हैं और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। भावेश को सामने का कुछ भी नजर नहीं आता। पन्नू लगातार 20 मुक्के भावेश को मारता है और फिर रुक जाता है। भावेश पूरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। भावेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसके शरीर में जान नहीं बची और पूरे चेहरे पर खून खून हो चुका है। भावेश कुछ तेज सांसें लेकर अपने आप को थोड़ा होश में लाने की कोशिश करता है। तभी पन्नू फिर भावेश के बालों से उसे पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगता है। पन्नू को सामने एक नुकीला सरिया नजर आता है और फिर वो भावेश को उस नुकीले सरिये की ओर तेजी से ले जाने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद वो भावेश को उस नुकीले सरिये के आर पार करके उसे मार देगा। भावेश को सामने का सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि पन्नू उसे कहाँ ले जा रहा है और जैसे ही पन्नू तेजी से भावेश को सरिये से मारने वाला होता है, तभी भावेश पूरी ताकत लगाकर उस सरिये से बचने की कोशिश करता है। भावेश बीच में ही पन्नू को धक्का देकर खुद को सरिये से दूर करता है। पन्नू का बैलेंस बिगड़ता है और उसके पैर में वही सरिया लग जाता है। पन्नू के पैर में से खून निकलने लगता है, पर पन्नू को जरा भी दर्द नहीं होता और वो फिर से खड़ा हो जाता है। पन्नू एक पल भी अपनी चोट की ओर नहीं देखता, जैसे कि वो चोट उसके शरीर में नहीं किसी और को लगी है। भावेश भी फिर खड़ा होने की कोशिश करता है। पन्नू फिर उस पर हमला करता है, पर इस बार भावेश उसे बीच में ही रोक लेता है और फिर उस पर वार करता है। भावेश के जोरदार वार से पन्नू पीछे होता है। भावेश फिर पूरा जोर लगा के पन्नू को मारता है, उसे मुक्के मारता है और फिर उसे उठाकर फेंक देता है। भावेश बहुत ज्यादा गुस्से में है। पन्नू फिर उठता है और भावेश को मारने उसकी ओर बढ़ता है। भावेश वहीं पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा लेता है। ये देख पन्नू भी एक लोहे की रॉड उठा लेता है। दोनों रॉड के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। वो रॉड आपस में तलवार की तरह टकराती है और दोनों में से चिंगारी निकलती है। दोनों बहुत ज्यादा ही गुस्से में हैं और जोश में भी। सर पर चोट लग जाने की वजह से भावेश को अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर वो अपने डेंजर सिस्टम की मदद से पन्नू को कुछ हद तक रोक पा रहा था। पर पन्नू का वार इतना ज्यादा फुर्तीला था कि शायद भावेश को उसे समझने में परेशानी हो रही थी और सिस्टम भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। कुछ पल भावेश पन्नू का बराबरी से मुकाबला करता है, पर उसकी ताकत पन्नू की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। पन्नू का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो अपने वायरस सिस्टम से कहता है, डेंजर मोड एक्टिवेट। इतना बोलते ही पन्नू के शरीर में एक अलग ही तरह की कपकपाहट होने लगती है। उस कपकपाहट से आसपास की जमीन भी हिल रही है, कंकड़ उछल रहे हैं। भावेश ये देखकर एकदम दंग रह जाता है। पन्नू के शरीर के चारों ओर एक बिजली सी दौड़ने लगती है। उस बिजली की चिंगारी भावेश को नजर आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अचानक से पन्नू का शरीर थोड़ा बड़ा होने लगता है। उसके हाथ और भी ज्यादा चौड़े और मजबूत हो जाते हैं। पैर भी और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। सीना भी चौड़ा हो जाता है और वो देखने में काफी बलशाली लगने लगता है।
भावेश पन्नू के शरीर में ये सारे बदलाव देखकर एकदम स्तंभ रह जाता है। भावेश किसी तरह पन्नू के चेहरे से वो कपड़ा हटाकर उसकी शक्ल देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर कौन है जो उसके और उसके सुपर सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ है। पन्नू फिर भावेश की ओर देखता है और अब उसकी आंखों में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। पन्नू फिर मुस्कुराता है और उस रॉड को हवा में उठाकर भावेश की ओर इशारा करता है कि तुम तो गए। भावेश भी अपने हाथ में लोहे की रॉड लेता है। फिर अचानक से पन्नू अपनी रॉड नीचे गिराकर हंसने लगता है। भावेश को समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। फिर पन्नू अपनी मैग्नेटिक वाली पावर को इस्तेमाल करके भावेश के हाथ में जो रॉड है उसे अपनी ओर तेजी से खींच लेता है। भावेश ये देखकर दंग रह जाता है। भावेश फिर एक लोहे की चेन उठाता है और पन्नू पर हमला करने आगे बढ़ता है। पन्नू उसके साथ भी वही करता है। अपनी मैग्नेटिक पावर से उस चेन को भी खींच लेता है। फिर पन्नू आसपास के सारे लोहे के सामान, आयरन रॉड, आयरन बॉक्स, लोहे की गाड़ियां, लोहे के तार, लोहे की जालियां, लोहे की रेलिंग्स, आसपास जितना भी लोहे का सामान था उस सब को अपनी मैग्नेटिक पावर से अपनी ओर खींचता है। कई सामान भावेश के रास्ते में थे। वो सब सामान भावेश पर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं और भावेश तुरंत ही खुद को बचाता है और रास्ते से हट जाता है। पन्नू सारा सामान अपने पास लाकर हवा में उसे अपने चारों ओर गोल गोल घुमाता है। भावेश ये सब देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये बंदा ये सब कैसे कर रहा है। पन्नू के चारों तरफ लोहे के सामान का अंबार लगा हुआ था और फिर वो उन्हें एक लाइन में लगा देता है। वो नजारा बहुत ही अकल्पनीय था। भावेश उस मंजर को देख आकर अब डरने लगा था। पन्नू भावेश को मुस्कुराहट के साथ देखता रहता है। उसे भावेश की आंखों में डर अच्छा लग रहा था। फिर पन्नू के इशारा करते ही सामान एक एक करके भावेश की ओर तेजी से जाने लगता है। हर सामान की स्पीड इतनी थी कि हवा से टकराने की आवाज भी आती है। भावेश हर एक हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से कुछ आता है तो दूसरी तरफ से कुछ और। छोटे छोटे सामान से तो भावेश खुद को बचा लेता है, पर लोहे की रेलिंग, बाइक, चेन से भावेश को काफी चोट आती है। भावेश के हाथ छिल जाते हैं। उसके सीने में लोहे के टुकड़े घुस जाते हैं। ऐसी कई चोट उसके शरीर पर नजर आने लगती है, पर भावेश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। पन्नू भावेश को अभी भी अपने पैरों पर खड़ा देख अब चिढ़ने लगता है। वो फिर गुस्से में आ जाता है और एक रॉड उठाता है, पर ये रॉड बहुत ज्यादा मोटी और नुकीली भी है और फिर उस रॉड से पूरी ताकत के साथ भावेश पर हमला करता है। भावेश पन्नू की रॉड को रोकने की कोशिश करता है, पर पन्नू का वार इतना ताकतवर है कि भावेश पूरी तरह हिल जाता है और उसके उल्टे हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से वहीं जमीन पर गिर जाता है। भावेश का उल्टा हाथ एक तरह से काम करना बंद कर देता है। भावेश को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ये आदमी अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। पर पन्नू मुस्कुराता रहता है। उसे भावेश को इस तरह देखकर मजा आ रहा था। और फिर पन्नू कहता है, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ। वैसे तो मैं भी चाहता था कि तुम मरने से पहले मेरी शक्ल देख लो, पर अब मेरा मन बदल गया है। शायद तुम्हारी किस्मत में सस्पेंस के साथ ही मरना लिखा हुआ है।